क्लास 11 हिस्ट्री। आधुनिकता की ओर, मूल निवासियों के विस्थापन, आधुनिकीकरण के रास्ते। आधुनिकीकरण की ओर। पिछले भाग में आपने मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण और यूरोप तथा एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बीच संपर्क अथवा टकराव। जैसे कि आप समझ गए होंगे, आधुनिक विश्व को बनाने में जिन घटनाओं का योगदान रहा है वो इसी समय हुई है। खास तौर से 15वीं शताब्दी के मध्य विश्व इतिहास के दो अन्य परिवर्तनों ने ऐसी जमीन तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा गया। यह थे औद्योगिक क्रांति और राजनीतिक क्रांतियों की लड़ी जिसने प्रजा को नागरिक में तब्दील कर दिया। इस राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिकी क्रांति 1776 से 81 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 94 से हुई। ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र रहा। पिछली कक्षा में आपने इसका अध्ययन किया कि ऐसा कैसे और क्यों। लंबे अरसे से यह समझा जाता था कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने दूसरे देशों के औद्योगिकरण के लिए आदर्श नमूना मॉडल प्रस्तुत किया है। हालांकि इतिहासकारों ने औद्योगिकरण संबंधी पहले के कुछ विचारों को लेकर प्रश्न उठाए हैं। हालांकि प्रत्येक देश ने दूसरों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा, फिर भी उसने औद्योगिकरण के प्रस्तुत नमूनों का अंधानुकरण नहीं किया। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़ों का उद्योग विकास औद्योगिकरण के पहले चरण में हुआ, जबकि रेलवे के आविष्कार ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। अन्य देशों जैसे रूस में औद्योगिक विकास काफ़ी देर से हुआ। 19वीं शताब्दी के आखिर में यहाँ रेलवे और भारी उद्योग औद्योगिकरण से पहले चरण में ही विकसित होने लगे। इसी तरह औद्योगिकरण में राज्य और बैंकों की भूमिका प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न रही। निसंदेह ब्रिटेन के औद्योगिक विकास ने अन्य औद्योगिक देशों के जैसे अमेरिका और जर्मनी, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्तियाँ रहे हैं, की औद्योगिक प्रगति को प्रभावित किया। इसने यह भी दर्शाया कि ब्रिटेन की औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटेन को दुनिया को जोड़ना। 1927 में 25 वर्षीय चार्ल्स लिंडबर्ग की एक इंजन वाले जहाज में अटलांटिक महासागर को पार करते हुए न्यूयॉर्क से पेरिस की यात्रा है। गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की महामारियाँ इसी तरह के विषय 7 में आप पढ़ चुके हैं। कैडमियम और पारे के जहर के फैलने से हुए औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसने लोगों को अंधाधुंध औद्योगिकरण के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए जागृत किया। यूरोपीय शक्तियों ने औद्योगिकरण क्रांति से बहुत पहले ही अमेरिका, एशिया और दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। विषय 6 आपको यूरोपीय उपनिवेशियों द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रिया के मूल निवासियों के साथ किए गए बर्ताव की कहानी बताता है। आबादकारों की बुर्जुआ मानसिकता ने उन्हें जमीन और पानी से लेकर सब कुछ बेचने और खरीदने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मूल निवासी, जो यूरोपीय अमेरिकियों को असभ्य नजर आते थे, का पूछना था कि अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुलों के मालिक नहीं हैं तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है। मूल निवासियों को जमीन, मछली और जानवरों का मालिकाना हक जताने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्हें इन चीज़ों को बेचने और खरीदने की वस्तुओं के रूप में बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर चीज़ों के आदान प्रदान की जरूरत थी तो उसे आसानी से उपहार में दिया जा सकता था। जाहिर है कि मूल निवासी और यूरोपीय सभ्यता की प्रतियोगी अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मूल निवासियों ने यूरोपीय अतिवृष्टि से अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया। हालांकि 20वीं सदी के मध्य की अमेरिकी और कनाडा की सरकारें चाहती थी कि मूल निवासी मुख्यधारा से जुड़े। इसी दौर में ऑस्ट्रेलिया में सत्ताधारियों ने उनकी परंपराओं और संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का प्रयास किया। किसी को हैरत हो सकती है कि आखिर मुख्य धारा का मतलब क्या है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किस तरह मुख्य धारा की संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करती है।
पश्चिमी पूंजीवाद, व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय। और 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। इसमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय गोरे लोग बस गए। अन्य, जैसे भारत में ब्रिटिश शासन सीध औपनिवेशिक नियंत्रण का उदाहरण है। 19वीं सदी और प्रारंभिक 20वीं सदी का चीन उपनिवेशवाद की तीसरी किस्म का उदाहरण है। यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका और जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए चीन के मामलों में दखल अंदाजी की। उन्होंने देश के संसाधनों से भरपूर फायदा उठाया। इससे चीन की प्रभुसत्ता को गंभीर ठेस पहुंची और चीन का दर्जा अर्ध उपनिवेश का हो गया। लगभग सभी देशों में शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन के औपनिवेशिक शोषण की चुनौती दी। वैसे राष्ट्रवाद बिना औपनिवेशिक संदर्भ में भी उभरा, जैसे पश्चिमी या जापान में सभी किस्मों के राष्ट्रवाद लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना है कि राजनीति सत्ता जनता के हाथों में होनी चाहिए। इसी वजह से राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। नागरिक राष्ट्रवाद भाषा, धर्म, जाति, लिंग पर ध्यान दिए बिना प्रभुसत्ता सभी लोगों के हाथों में प्रदान करता है। यह बराबर अधिकारों वाले नागरिकों का दुनिया को जोड़ना। जे लिप्तिसज की फिगर नाम की मूर्ति को उन्होंने 1920 के दशक में बनाई। इस पर मध्य अफ्रीका की मूर्तिकला का असर है। दुनिया को जोड़ना। जापान की जैन चित्रकारी, पश्चिमी कलाकार ऐसे चित्र की प्रशंसा करते थे। 1920 के दशक में अमेरिका में जैन का प्रभाव निराकार, अभिव्यंजनावादी, एक्सप्रेशनिस्ट चित्रकारी पर पड़ा। समुदाय बनने की कोशिश करता है। राष्ट्रीयता को जातीयता और धर्म से परे हटकर नागरिकता से परिभाषित करता है। जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भाषा, धर्म, कुछ परंपराओं के इर्द गिर्द बनने की कोशिश करते हैं, जहां लोगों को जातीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, समान नागरिक के आधार पर नहीं। बहुत जाति देश में जातीय राष्ट्रवाद प्रभु सत्ता चुने हुए समुदायों सीमित कर सकते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक समुदाय की तुलना में बेहतर समझा जाता है। समसामयिक काल में अधिकतर पश्चिमी देश राष्ट्रीयता की जातीयता के बजाय समान अधिकारों से परिभाषित करते हैं। एक प्रमुख अपवाद जर्मनी है, जहां जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का लंबा और कष्टदायी इतिहास रहा है। यह इतिहास एक तरह से 1806 में जर्मन राज्यों पर फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया से शुरू हुआ। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व भर में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई है। यही हाल आधुनिक भारत, चीन और जापान में भी रहा है। जैसे औद्योगिकरण के भिन्न तरीके रहे हैं, वैसे ही आधुनिकीकरण में कई मॉडल देखने को मिले हैं। विभिन्न समाज को अपनी विशिष्ट आधुनिकता विकसित की है। इस मामले में जापान और चीनी उदाहरणों के साथ साथ ताइवान और दक्षिण कोरिया के उदाहरण से भी बहुत कुछ समझ में आता है। जापान उपनिवेशी नियंत्रण से आज़ाद रहने में सफल रहा और 20वीं सदी के दौरान तेजी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध में शर्मनाक हार के बाद जापानी अर्थव्यवस्था ने पुनर्निर्माण को केवल युद्ध के बाद चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए, जैसे कि विशेषाधिकार दिखाता है। यह उस उन्नति का नतीजा है जो जापान 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में बनाने में कामयाब हुआ। उदाहरण के लिए, क्या आपको मालूम है 1910 तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग खत्म हो गई थी और सब बच्चों के लिए दाखिला अनिवार्य था। फिर भी जापानी आधुनिकता की अन्य किसी भी देश की तरह अपनी दिक्कतें थी। लोकतंत्र और साम्यवाद के बीच, जातीय राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्र निर्माण के बीच, जिससे बहुत से जापानी परंपरा और पश्चिमीकरण कहते हैं। चीनियों ने औपनिवेशिक शोषण का और अपने नौकरशाह सामंत वर्ग का प्रतिरोध किसान विद्रोह, सुधार और क्रांति के जरिए किया। 1930 के दशक के शुरुआती सालों में चीनी साम्यवाद पार्टी, जिसकी ताकत किसानों में थी, ने औपनिवेशिक शक्तियों का और देशों के कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रवादियों का सामना करना शुरू किया। उन्होंने अपने विचार देश के कुछ
चुने हुए हिस्सों में आजमाने शुरू किए। उनकी सामंतवादी विचारधारा, भूमि सुधारों पर जोर और महिलाओं की समानताओं के प्रति जागरूकता ने 1949 में विदेशी उपनिवेश और राष्ट्रवादियों को उखाड़ फेंकने में मदद की। एक बार सत्ता में आने के बाद असमानताएं घटनाएं शिक्षा फैलाने और राजनीतिक जागरूकता बनाने में सफल रहे। इसके बावजूद देश के एक पार्टी ढांचा और राज्य प्रायोजित दमन ने 1960 के दशक के मध्य के बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ते असंतोष में योगदान दिया। लेकिन साम्यवादी पार्टी काफ़ी हद तक देश पर अपना नियंत्रण रख पाई, क्योंकि बाजार के कुछ सिद्धांतों को अपनाकर उनके कुछ पुनराविष्कार किया और चीन को आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए कड़ी मेहनत की। विभिन्न देशों ने आधुनिकता को अलग अलग तरीके से समझा और अलग अलग तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश की। हर रास्ता अपनी परिस्थिति और विचार के संदर्भ में दिलचस्प कहानी पेश करता है। यह भाग उस कहानी के कुछ पहलुओं से आपका परिचय करवाएगा। कालक्रम 4 लगभग 1700 से 2000 के बीच की ये कालक्रम है। यह काल रेखा आपको यह बताएगी कि पिछले 300 वर्षों में दुनिया के लगभग अलग अलग भागों में क्या घटित हो रहा था और किस प्रकार विभिन्न देश के लोग हमारे आधुनिक विश्व के निर्माण में योगदान दे रहे थे। आपको यह विश्व में पिछली शताब्दी में हुए अफ्रीका के दास व्यापार और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन की स्थापना, यूरोप में सामाजिक आंदोलन, राज्यों के निर्माण, साम्राज्यिक शक्तियों के विस्तार, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, जनतंत्रीय और उपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के विषय में बताएगी। यह आपको कुछ उन अन्वेषणों और प्रौद्योगिकी विकास के विषय में भी जानकारी देगी जो आधुनिकता संबंधी विचारों के सहयोगी रहे हैं। जैसा कि सभी काल रेखाओं के साथ हुआ है, काल रेखा कुछ तिथियों पर ही प्रकाश डालती है। इसके अलावा कुछ और तिथियां भी है जो महत्वपूर्ण है। जब आप इन काल रेखाओं की कड़ियों को देखते हैं तो यह न सोचें कि आपको केवल इन्हीं तिथियों को जानना है। इसका भी पता लगाएं कि क्यों विभिन्न कालों की काल रेखा विभिन्न तिथियों पर प्रकाश डालती है। इनका चयन आपको यह सब बताता है। 1720 से 30 के बीच में पश्चिमी अफ्रीका में स्थित दाहोमी के राजा अगाज ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। 1740 में इसे फिर से लागू किया गया। 1730 से 40 में कैरोलस लिनियस ने पौधे और जानवरों का वर्गीकरण करने के लिए एक वर्गीकीय प्रणाली की खोज की। 1735 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार चेचक 1755 का प्रकोप हुआ, जिसे नाविकों ने फैलाया था। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अपने चरम उत्कर्ष पर था। सभी उपनिवेशिक शक्तियां दास व्यापार कर रही थी। लाखों अश्वेत अफ्रीकी लोगों को प्रत्येक वर्ष अटलांटिक के पार भेजा जाता, जिसमें 2/3 समुद्री यात्रा के दौरान मर जाते थे। 1770 से 80 के बीच की ये बात है। रूस में इमेलियन पागाचेव ने कृषक विद्रोह 1773 से 75 का नेतृत्व किया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 का प्रारंभ हुआ था। 1789 में मोहम्मद अली ने मिस्र में शासन 1805 से 48 से मिस्र ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया। पश्चिमी अफ्रीका में लाइबेरिया की स्थापना 1822 में, जो स्वतंत्र दासों का देश था। लुई ब्रेल ने उंगलियों से पढ़ने की प्रणाली को विकसित किया। 1823 में इंग्लैंड में यात्री रेलगाड़ी चलाई। 1825 में अब्दुल कादिर ने फ्रांसीसियों के अल्जीरिया में बसने के विरुद्ध आंदोलन किया। 1832 से 47 में अनेक यूरोपीय देशों में उदारवादी और सामाजिक आंदोलन 1848 में हुए थे। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। 1860 से 70 के बीच की यह बात है। रूसी कृषि दास को स्वतंत्र किया गया 1861 में। जर्मनी और इटली संयुक्त राष्ट्र राज्यों के रूप में उभर कर आए थे। यूरोप के लोगों को अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। पहली फिल्म का निर्माण हुआ। पहला ओलंपिक खेल एथेंस में हुआ 1896 में। महात्मा गांधी ने नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की वकालत की।
1906 में दक्षिण अफ्रीका के स्वत लोगों के लिए 87% भूमि आरक्षण हेतु कानून बनाए गए। 1913 में प्रथम विश्व युद्ध की रूसी क्रांति हुई। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में तुर्की गणराज्य बना। 1923 में अंगोला से मोजाम्बिक तथा प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा पूर्ण हुई। 1931 में हिटलर ने जर्मन शासन की बागडोर हथिया ली। 1933 में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल पार्टी की विजय। 1948 में हुई रंगभेद नीति की स्थापना हुई थी। ब्रिटेन ने आयरिश स्वतंत्रता को मान्यता दी। 1949 में उप सहारा अफ्रीका के क्षेत्र में घाना प्रथम स्वतंत्र देश बना। 1957 में डीएनए की खोज रूस के अंतरिक्ष यान स्पुतनिक भेजा। 1957 में यूरोप में विरोध आंदोलन हुआ। 1968 में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना। 1963 में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया। 1990 में रंगभेद को समाप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। मिखाइल गार्बाचेव सोवियत रूस के नेता बने। 1985 में संपूर्ण विश्व में वेब का प्रारंभ हुआ। 1989 में वैज्ञानिकों ने डॉली 1997 क्लोन भेड़ बनाई, जिससे आनुवांशिकी इंजीनियरिंग की सीमा के बारे में नए विवाद प्रारंभ हुए। 1720 से 30 के बीच में गुइजिन तसु जिएंग नाम के सबसे विशाल विश्वकोश को चीन में मंचू शासक कांगझी ने छाप कर अधिकृत किया। मराठों ने उत्तर भारत में अपनी प्रभुत्व का विस्तार किया। एकोकी कोन्यो एक जापानी विद्वान ने डच जापानी शब्दकोश का संकलन किया था। 1758 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में पराजित किया। 1757 में किया था। अंग्रेजों ने भारत से चीन को अफीम का निर्यात किया, जिसमें अत्यधिक वृद्धि हुई। रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना। 1799 में की सती प्रथा का गैर कानूनी घोषित किया गया था। 1829 में जावा के लोगों ने डच के खिलाफ बगावत की। 1825 से 30 में ओटोमन सुल्तान अब्दुल मजीद ने आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किए। 1839 में थाईलैंड के राजा राम चतुर्थ का शासन, उसने अपने देश में विदेशी व्यापार की शुरुआत की। 1853 में रेल और टेलीग्राफ लाइन का आरंभ। 1853 में महान विद्रोह 1857 का हुआ था। फ्रांसीसियों के इंडो चीन दक्षिण एशिया में आधिपत्य की प्रारंभ। 1862 में जापान की प्रथम रेल सेवा टोक्यो से योकोहामा का प्रारंभ। 1872 में दक्कन और दक्षिण भारत में अकाल। 1876 से 78 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में ब्रिटेन में बर्मा म्यांमार पर अधिकार कर लिया। 1885 से 86 के बीच प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में जापानी जलसेना ने रूसी जहाज़ों के बेड़ों को परास्त किया। 1905 में बेल्फोर घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन में यहूदियों को स्वदेश देने की आश्वासन दिया। 1917 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1921 में ईस्वी में रामा स्वामी नायडू ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ किया। 1925 में अदर्से ईरानी आलम आरा 1931 में सबसे पहली टॉकी फिल्म थी। बगदाद को इस्तांबुल से जोड़ने वाली बर्लिन बगदाद रेलवे का परिचालन हुआ। 1940 में इराक से सीरिया का ब्रिटिश तेल पाइपलाइन बना। 1934 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी 1945 पर परमाणु बम गिराया, जिसमें लगभग 1,20,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में बहुत से लोग विकिरण के प्रभाव से मरे। चीनी लोक गणतंत्र का संगठन 1949 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली। 1947 में बादुंग सम्मेलन ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूती की। 1955 में भारत गणतंत्र बना। 1950 में सिरमाओ भंडारनायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। 1960 में फिलिस्तीन शरणार्थियों को एकत्रित करने के लिए अरब नेताओं ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना की। 1964 में वियतनाम में युद्ध हुआ। 1965 से 73 के बीच ईरान के शाह
का तख्ता पलट दिया 1979 में। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में। बेइजिंग चीन के तियानमेनचौक में प्रजातंत्र के लिए विशाल प्रदर्शन 1989 में। भोपाल यूरेनियम कार्बाइड की कीटनाशक प्लांट में रिसाव यह 1984 में। यह इतिहास में बहुत ही भयंकर और औद्योगिक दुर्घटना थी जिससे हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। भारत और पाकिस्तान ने नाभिकीय परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट किए 1998 में। इराक, कुवैत और अमेरिका के मध्य खाड़ी युद्ध हुआ था 1900 से 2000 के बीच में। पुर्तगालियों ने ब्राजील में कॉफी का प्रचलन किया 1727 में। डच नाविक रोगेविन सामोआ द्वीप और प्रशांत महासागर के ईस्ट द्वीप पर पहुंचा 1722 में। एस्टोनो दास विद्रोह का नेतृत्व एक शिक्षित दास जेमी ने किया 1739 में। जुआन सैंटोस, जिसे अताहु आल्पा द्वीप भी कहते हैं, ने पेरू के मूल निवासियों का नेतृत्व किया किंतु उसका विद्रोह असफल रहा। 1742 में ब्रिटिश लोगों ने के विरुद्ध ओटावा कबीले के चीफ पोंटियक ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया 1763 में। कैप्टन कुक की प्रशांत महासागरीय 3 यात्राओं से प्रथम 1768 से 71 के बीच में। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में। अमेरिका का संविधान बना। डॉलर का पहली बार अमेरिकी मुद्रा के रूप में प्रयोग 1787 में। प्रथम ब्रिटिश अपराधियों को ऑस्ट्रेलिया के बोटानी बे भेजा गया 1778 में। मैथ्यू फिलंडर्स ने परिक्रमा की और ऑस्ट्रेलिया नाम रखा जिसका अर्थ है दक्षिण है। साइमर बोलीविर ने वेनेजुएला को स्वतंत्रता दिलाई 1821 में। अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स आंसुओं की पगडंडी। इसमें हजारों पूर्व क्षेत्र के अमेरिकी मूल निवासियों को जबरन पश्चिम की ओर खदेड़ दिया गया जिसमें बहुतों ने मार्ग में ही दम तोड़ दिया। 1838 की यह घटना है। चार्ल्स डार्विन ने प्रशांत महासागर के गलपगोस द्वीप 1831 की यात्रा की जिसके फलस्वरूप विकास के सिद्धांत को समझने में सहायता मिली। ब्रिटिश और माओरीस ने न्यूजीलैंड में वेटंगी की संधि 1840 पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद माओरीस लोगों ने अनेक विद्रोह किए 1840 से 88 के बीच में। सेनेका फॉल्स न्यूयॉर्क की बैठक में अमेरिकी महिलाओं के साथ समान अधिकार का आह्वान किया 1848 में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भाप की नियमित जलयान सेवा पहली बार शुरू हुई 1856 में। अमेरिका में गृह युद्ध 1861 से 65 में। संविधान के 13वें संशोधन द्वारा दास प्रथा का प्रतिबंध हुआ। ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया बंदियों को भेजने का प्रतिबंध 1868 में। टेलीफोन रिकॉर्ड प्लेयर बिजली के बल्ब का अन्वेषण हुआ था 1870 से 80 के बीच में। कोका कोला की खोज हुई 1886 में। न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला 1893 में। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया 1903 में। हेनरी फोर्ड ने कार उत्पादन का प्रारंभ किया 1913 में। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर खोली गई 1914 में। पश्चिम सीमाओं की 1/5 जनसंख्या इन्फ्लुएंजा से समाप्त हो गई 1918 में। न्यूजीलैंड सरकार के विरुद्ध सेमोआ के मोमो लोगों का विरोध हुआ 1929 में। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट 1929 में। इससे महामंदी का दौर शुरू हुआ 1932 तक 1,20,00,000 व्यक्ति बेरोजगार हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय विश्व में भाग लिया 40 से 50 में। क्यूबा क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो ने 1958 में सत्ता में आए। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत में नागरिक अधिकार आंदोलन 1963 में। अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 में प्रजातीय पार्थक पर प्रतिबंध लगाया। नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग की हत्या 1968 में। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की भूमि पर उतरा 1969 में। महिलाओं के आंदोलनों के कारण अमेरिकी कांग्रेस के समान अवसर अधिनियम पारित किया। टोंगा और फिजी ने ब्रिटेन की अधीनता के मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की 1970 में। पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गया। न्यूजीलैंड को नाभिकीय अस्त्रमुक्त क्षेत्र घोषित किया गया 1984 में। रेरोटोंगा की संधि ने दक्षिण पैसिफिक को नाभिकीय अस्त्रमुक्त के न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित किया। क्रियाकलाप। यदि आप इस पुस्तक में दी गई 4 काल रेखाओं की तुलना करें तो आप बताएं कि खाने
में दिए गए तिथि क्रम के कालक्रम में विभिन्नता पाएंगे। इसके पीछे के कारणों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने आप एक काल रेखा बनाने की कोशिश कीजिए और घटनाओं को अपने चयन के कारण बताइए। मूल निवासियों का विस्थापन। इस अध्याय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ पहलू पेश किए गए हैं। विषय 8 में हमने दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाल उपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी। 18वीं सदी के दक्षिण अमेरिका में और भी हिस्सों में तक मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया में वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर किया। यूरोपीय लोगों को ऐसी बस्तियों को कॉलोनी उपनिवेश कहा जाता था। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बंदिशें यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो राज्य या देश का दर्जा हासिल किया। 19वीं और 20वीं सदी के एशियाई देशों में लोग भी इससे कुछ देशों में आ बसे। आज ये यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई है। वे शहरों में मुश्किल से ही नजर आते हैं और लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था, और यह भी कि कई नदियां शहरों इत्यादि के नाम देसी नामों से बने हैं। मसलन आज अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल व कनाडा में सस्काचेवन, ऑस्ट्रेलिया में वोल्लोंगोंग और परामता। 20वीं सदी के 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इस इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में यह बताया जाता था कि किस तरह यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की। उसमें से यहाँ के मूल बंदिशों का शायद ही कभी जिक्र होता था, सिवाय यह बताने कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया स्वतंत्रतापूर्ण था। पर 1840 के दशक से अमेरिका के मानव विज्ञानियों ने उस पर अध्ययन आरंभ कर दिया। बहुत बाद में 1960 के दशक में इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने, मौखिक इतिहास के लिए प्रेरित किया गया। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कलाकृतियों को पढ़ना संभव है। इन देशों में जाने वाले लोग वहाँ संग्रहालयों में देसी कला की दीर्घ आय एवं आदिवासी जीवन शैली को दिखलाने वाले विशेष संग्रहालय में देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों को देखरेख में बना है। यूरोपीय साम्राज्यवाद स्पेन और पुर्तगाल में अमेरिकी साम्राज्य देखिए, यहाँ का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। आयरलैंड भी कमोबेश इंग्लैंड का उपनिवेश ही था, क्योंकि वहाँ बसे ज़्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। 18वीं सदी से ये बहुत साफ हो दिखने लगा कि यद्यपि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेशिक बसने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थी। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाके का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों को से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई और बड़े बड़े बागान स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। 19वीं सदी के आखिरी दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। सेटलर शब्द दक्षिण अफ्रीका के डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए, अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी, कनाडा को छोड़कर, जहाँ फ्रांसीसी भी एक राजभाषा है। नई दुनिया के देशों के यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम। अमेरिका का नाम पहली बार अमेरिको वेस्पुकी 1415 से 1512 का यात्रा वृत्तांत छापने के बाद प्रयुक्त हुआ। कनाडा से निकला शब्द है, जो 1535 में खोजी
जाक कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक इरोक्यूयस की भाषा से कनाडा का मतलब था गांव। ऑस्ट्रेलिया महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम लातिनी में दक्षिण को ऑस्ट्रेल कहते हैं। न्यूजीलैंड हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था। डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं। जियोग्राफिकल डिक्शनरी में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को ऐसे 100 से ज़्यादा स्थान नामों की सूची दी गई है जो न्यू से शुरू होते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में एरिज़ोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में सिएरा नेवाडा पर्वत है। पूरब में ग्रेट विस्तृत मैदान इलाके, ग्रेट विस्तृत झीलें, मिसिसिपी और ओहियो और अल्पालाचिला पर्वतों की घाटियां हैं। दक्षिण दिशा में मेक्सिको कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिसके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहां एक महत्वपूर्ण उद्योग है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासियों के हाथ हुआ है। लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों में उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे। मूल निवासी उत्तरी अमेरिका सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि स्रोत के रास्ते एशिया की ओर आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक 11,000 साल पुरानी है। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई तब आबादी बढ़नी शुरू हुई। नेटिव मूल बासिंदा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए इस्तेमाल होता था। अमेरिका का पूर्व संध्या यानी जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका नाम दिया, तो ठीक पहले विविधता हर जगह पसरी हुई थी। लोग 100 से भी ज़्यादा ज़बानें बोलते थे। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बागवानी और खेती में जो मुमकिन हो वह सब आजमाते हुए अपनी जीविका कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और उनके इस्तेमाल तथा देखभाल के लिए कितने प्रयास की दरकार है, इसी पर जीने के तरीके का उनका चुनाव निर्भर करता था। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीज़ें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इसके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहाँ नहीं। कुछ संस्कृतियाँ सहस्त्रवादियों का तक कायम रही। विलियम मैकलिस अमेरिका के पहले दिन ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों के समूह बना रहे थे। वे मछली और मांस खाते थे, सब्जियां तथा मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे। यह 17वीं सदी के आसान हो गया जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी। वे घोड़े स्पेनी आबादकारों को खरीदते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते जितने की उन्हें भोजन के लिए जरूरत होती थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं की और चूंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए उन्हें केंद्रीय तथा दक्षिण अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। इलाके को लेकर कबीले के बीच झगड़े की कुछ मिसालें मिलती है, पर कुल मिलाकर जमीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था। वे जमीन पर अपनी मलकियत का कोई जरूरत महसूस किए बगैर उन्हें मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंधों और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। चीज़ें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी।
उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वो लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरा में थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। वे कुशल कारीगर और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु और विभिन्न भू दृश्यों को वे उसी तरह समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं। रंगीन सीपियों का आपस में सिलकर बनाई जाने वाली वेनपुम बेल्ट किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच इनका आदान प्रदान होता था। यूरोपियनों से मुकाबला। नया दुनिया में मूल बासिंदों के लिए अंग्रेजों का प्रयुक्त पद, लैटिन में एबे का अर्थ है से ओरिजिन का शुरुआत। नेटिव पीपुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एब्रोगिनल एक विशेषण जिसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल करने की गलती अक्सर की जाती है। अमेरिकन इंडियन, अमेरिंडियन उत्तरी और दक्षिण अमेरिका तथा कैरेबियन के मूल निवासी। फर्स्ट नेशनल पीपुल्स मूल निवासियों से संगठित समूह जिन्हें कनाडाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। 1876 के इंडियस एक्ट में बैंड्स पद का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1980 के दशक में नेशन शब्द प्रयुक्त होने लगा। इंडिजियस पीपुल ऐसे लोग जो किसी जगह में हमेशा से रहते आए हैं। नेटिव अमेरिकन उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के देसी लोग। अब यह पद बहुप्रचलित है। रेड इंडियन गेहुए वर्ड के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था। विस्किंस ने विने बालो कबीले का एक महिला। 1860 के दशक में इस कबीले के लोग नेब्रास्का स्थानांतरित कर दिए गए थे। मूल निवासियों के नाम ऐसी चीज़ों को दिया गया जिनका इन कबीलों से कोई संबंध नहीं था। डकोटा हवाई जहाज, चिरोकी जीप, पेटियाक कार, मेहोक बाल कटाई। होपी अब कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी हैं। प्रस्तर की पट्टी पर यह खुदा था। होपी यह मानते थे कि उनके पास वापस आने वाला पहले भाई और बहन धरती के पास के कछुओं के रूप में आएंगे। वे इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठा हुए। वे सुबह सुबह उठ गए और उन्होंने सूर्योदय देखा। उन्होंने मरुभूमि के पास निगाह दौड़ाई और बख्तरबंद स्पेनी कांडिवो एस्ट्रोड दिखलाई पड़े जो धरती के उस छोर से आते कछुओं की तरह लग रहे थे। सो उन्होंने समझा ये वही है जिनका इंतजार था। इसलिए वे स्पेनी इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन स्पेनी ने उनके हाथ में कोई सस्ती सी चीज़ पकड़ा दी और इससे पूरे उत्तरी अमेरिका में यह बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है, कि शायद कुछ भाइयों और बहनों ने सभी चीज़ों की पवित्रता को भुला दिया है और इसी वजह से धरती पर सभी इंसान काफ़ी कष्ट पाने वाले हैं। ली ब्राउन की एक वार्ता 1886 में। 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यक्तियों को यह देखने का सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत जो वहां की सोने की प्रचुरता में अभिभूत हो गए। ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिनमें उसे शिकार कुशल देसी लोगों की ओर अपेक्षित मदद मिला। थोड़ी और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। इसका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करना जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थे। स्थानीय उत्पादों के बदले यूरोपीय लोगों वहां बाशिंदे की कबाल, लोहे के बर्तन जिसे वे कभी कभी अपने मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल करते थे, बंदूकें जो जानवरों को मारने में तीर धनुष की अच्छी पूरक साबित हुए, और शराब देते थे। वहाँ के बंदिशों का पहले शराब से परिचय नहीं था। वे जल्द ही इसकी आदत के शिकार हो गए, जो यूरोपीय लोगों के लिए अच्छी साबित हुई क्योंकि इसने उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाई। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की।
क्यूबेक अमेरिकी उपनिवेश। 1947 में जॉन कैबोट न्यूफाउंडलैंड पहुंचा। 1507 में अमेरिगो डे वेस्पुकी की ट्रेवल्स प्रकाशित हुई। 1534 में जैक कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे यात्रा की और मूल बासिंदों से मिला। 1608 में फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। 1607 में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की। 1620 में ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ मैसाचुसेट्स की खोज की। पारस्परिक धारणाएं। 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठन, धर्म और शहरीपन के आधार पर की करते थे। उन्हें अमेरिका में मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। फ्रांसीसी दार्शनिक जैक रूसो जैसे कि यूरोपियों के लिए ऐसे लोगों की तरफ के काबिल थे क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूत थे। इसके लिए एक प्रचलित पद था, उदात्त उत्तम जंगली। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों से मिलता है। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी में नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं, जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने और परिष्कृत करने के अलावा अवसर बहुत कम है, जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वाले कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन के मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया गया है। यह अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई, अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। मूल निवासियों की कई लोक कथाओं में यूरोपीय जनों का मजाक उड़ाया गया है और उनका वर्णन लालची और धूर्त के रूप में किया गया था, लेकिन चूंकि वे काल्पनिक कथाओं की शक्ल में थी, इसलिए यूरोपीय लोग उनके सही संदर्भ को काफी बाद में जाकर समझ पाए। यह दिलचस्प है, एक दूसरे लेखक वाशिंगटन इरविन, जो वर्ड्सवर्थ में खासे छोटे थे और जो मूल निवासियों से सचमुच मिले थे, उनका वर्णन बिल्कुल भिन्न रूप में किया। जिन इंडियंस की असली जिंदगी को देखने का मुझे मौका मिला, वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफी भिन्न है। यह सच है कि गोरे लोग जिनकी नियत तौर पर भरोसा नहीं करते, जिनकी भाषा नहीं समझते, की संगत में रहने के काफी कम बोलते हैं, पर परिस्थितियां वैसी ही हो तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह अल्पभाषी हो जाता है। ये इंडियंस अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने में उस्ताद साबित होते हैं और गोरों की नकल उतार कर अपना खूब मनोरंजन करते हैं। वही गोरे जो समझौते कि इंडियंस को वे अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदरभाव को ओतप्रोत कर चुके हैं। गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ पेश आते हैं। मैं इसका साक्षी हूँ, मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फर्क हो। मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते हुए उनके लिए दोस्ती में लिए गए उपहार थे, दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल थे, जिसे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। मूल निवासी इसे समझ नहीं सकते थे, उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था। उनके लिए तो यह सब पहेली की तरह था। यूरोपीय व्यापारी जिनकी चीज़ों के बदले में कभी भी बहुत सारा सामान देते थे, कभी कभी बहुत कम, वे यूरोपीय लोगों के लालच को देख कर भी दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों उदबिलाओं को हलाल किया और मूल बासिंदे इससे काफ़ी विचलित थे। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। शुरुआत में आए यूरोपीय लोग जो कि व्यापारी थे के पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए। 17वीं सदी में यूरोपीय लोगों ने कुछ समूह ईसाईयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से उत्पीड़न में शिकार हुए। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले
एस्टेट या प्रोटेस्टेंटवाद को राज धर्म का दर्जा देने वाले देशों में कैथोलिक उनमें बहुतेरों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए। जब तक वहाँ खाली ज़मीनें थी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वे और अंदर मूल निवासियों के गांवों की ओर बढ़े। उन्हें जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाहें में अलग अलग चीज़ें आती। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थी। यूरोपीय लोगों का कल्पना में कटे हुए जंगलों की जगह मक्के के खेत उभरते थे। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। मूल निवासी जो अपनी ज़रूरतों के लिए फसलें उगाते, न कि बिक्री और मुनाफे के लिए, और ज़मीन का मालिक बनने के गलत मानते, इस बात को नहीं समझ सकते। यही चीज़ उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। क्रियाकलाप यूरोपीय लोगों और अमेरिकी मूल निवासियों के मन में एक दूसरे की जो छवि थी तथा प्रकृति को देखने के लिए उनके अलग अलग तरीके थे, उन पर विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा 1701 में क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता हुआ। क्यूबेक 1763 में क्यूबेक और ब्रिटिश का विजय हुआ। 1774 में क्यूबेक एक्ट हुआ। 1791 में कनाडा संवैधानिक एक्ट। 1781 में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 1783 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम शो का मान संयुक्त राज्य अमेरिका का यहाँ विस्तार से दिया गया हुआ है मानचित्र। संयुक्त राज्य अमेरिका 1773 में रेड कलर से दर्शाया गया है। ल्यूसिलिया 1803 में फ्रांस से खरीदा गया था, जो ग्रीन कलर से यहाँ पे ये दर्शाया गया है। सॉरी, ये वाला 1803 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा की गई थी। 1848 में मैक्सिको द्वारा दी गई, इस कलर से दर्शाया गया है यहाँ पे। 1803 में 1819 में स्पेन से खरीदी गई भूमि को इस कलर से दर्शाया गया। 1886 में ग्रेट ब्रिटेन संधि के द्वारा की गई थी। 1845 में हड़पी गई, ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। अलास्का रूस द्वारा 1867 में दिया गया था। टेक्सास मैक्सिको, न्यू मैक्सिको क्षेत्र, कैलिफोर्निया, उताह क्षेत्र, ओरेगोन देश, कनाडा, मिनीसोटा क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, इंडियन क्षेत्र, अंकिंसन, फ्लोरिडा, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, जॉर्जिया, अलाबामा, कैरोलिना दक्षिण उत्तरी, वर्जीनिया उत्तरी, मैरीलैंड, केंटकी, इलिनोस, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, इलिनोस, इंडियाना, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, डेलावेयर, कनेक्टिकट, द्वीप, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, वर्मस्ट, माइने। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में के वजूद में आए। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार में तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों तक उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्र खरीदे। उन्होंने दक्षिण फ्रांस में लुसियाना परचेज और रूस में अलास्का के ज़मीन को खरीदा। साथ ही उसने युद्ध में भी ज़मीन जीती। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकतर हिस्से वाले मेक्सिको से ही जीत गया। किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बासिंदों की भी रजामंदी ली जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद फ्रंटियर खिसकती रहती थी, और जैसे जैसे यह खिसकती जाती, मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य हो जाते। कनाडा और संयुक्त राज्य 1803 में फ्रांस ने लुसियाना को खरीद 1825 से 58 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्र में पहुंच गए। 1832 में जस्टिन मार्शल का फैसला आया। 1849 में अमेरिकी गोल्ड रश ने 1837 में फ्रांसीसी कनाडियानी विद्रोह हुआ। 1840 में उच्चतम और नियंत्रण कनाडियन यूनियन। 1859 में कनाडा गोल्ड रश हुआ। 1867 में कनाडा महासंघ। 1885 में
1985 में कनाडा में टीसो द्वारा रेड रिवर विद्रोह हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध हुआ 1861 से 65 में। 1865 से 90 में अमेरिकी इंडियन युद्ध हुआ। 1870 में पारम महाद्वीप रेलवे। 1890 में अमेरिका में जंगली भैंसों का प्रायः उन्मूलन हुआ। 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत हुआ। 1876 में कनाडा इंडियंस एक्ट पारित हुआ। 1885 में पारम महाद्वीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों का जुड़ाव हुआ। 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में जबरदस्त बदलाव आया। जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस के आए कुछ प्रवासियों में थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार नहीं बन सकते थे। इसी वजह से अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों ने ऐसे प्रवासी उम्र पर जिनकी जमीन बड़े किसानों के हाथ चली गई थी, वे ऐसे जमीन चाहते थे जिसे अपना कह सके। पोलैंड से आए लोगों को प्रेयरी चारागाहों में काम करना अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों में स्टेपीज घास के मैदानों की याद दिलाते थे, और यहाँ बहुत कम कीमत और बड़ी संपत्तियाँ खरीदने उन्हें बहुत रास आ रहा था। उन्होंने जमीन की सफाई की और खेती का विकास किया। उन्होंने ऐसी फसलें, धान और कपास उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी, इसलिए वहाँ उन्हें ऊंचे मुनाफे में बेचा जा सकता था। अपने विस्तृत खेतों में जंगली जानवर, भेड़ियों और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार के जरिए उनका सफाया ही कर दिया। 1873 में कंटीले तारों की खोज के बाद वे अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर पाए। कोलोराडो का एक पशु फार्म का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिणी इलाके में जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी, और दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों का यह अनुभव रहा कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। इसलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीद। दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्य में जहां अर्थतंत्र बागानों पर और इसलिए दास प्रथा पर टिका हुआ नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसे एक अमानवीय प्रथा बताया। 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले उनके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच युद्ध हुआ। दासता विरोधियों की जीत हुई। दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिली, और तभी स्कूलों तक ट्रेनों बसों में उन्हें अलग अलग रखने का व्यवस्था समाप्त हुई। कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी कि लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी, और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज़्यादा जरूरी प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता। वहाँ फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्ता राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे। 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों में एक महासंघ के रूप में संगठित करके ही इस समस्या का हल निकाल पाए। अपनी जमीन से मूल बासिंदे की बेदखली। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत कम थी, और इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए प्रयुक्त पद ने धोखे से उनके ज़्यादा जमीन ले ली और पैसा देने के मामले में वादा की खिलाफी की। उच्च अधिकारी मूल बासिंदे को बेदखली को गलत नहीं मानते थे। यह जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा जा सकता है। जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। यहाँ एक अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित होता है, लेकिन वे नागरिक अधिकारियों का उपयोग नहीं कर सकते। ध्यान देने की बात यह है कि मूल निवासियों में से चिकोरी ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जीवन शैली जीने में समझने की सबसे ज़्यादा कोशिश की थी, और तब उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिया गया। 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है। उनके स्वत्वाधिकार वाले इलाकों में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में प्रभुत्वसंपन्न है। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाले की थी, इंडियंस का मामला आने पर वह बिल्कुल उलट गए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया। चिरोकियों को अपनी जमीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहां से हटाने पर मजबूर किया गया, उनमें से एक चौथाई अपने आंसुओं की राह ट्रेल ऑफ टीयर्स के सफर में ही मर खप गए। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की जमीनें ले ली, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे कि चूंकि मूल निवासी जमीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते, इसलिए उनके कब्जे में रहनी नहीं चाहिए। वे इस बिना पर मूल निवासियों की आलोचना करते कि वे आलसी हैं, इसलिए बाजार हेतु उत्पन्न करने में अपने शिल्प कौशलों का इस्तेमाल नहीं करते। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े, इसका मतलब था कि यूरोपीय जैसे कपड़े पहनने की उनकी दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर उनका कहना यह था कि वे मर खपने लायक ही है। खेती की जमीन निकालने के लिए पेड़ी साफ की गई और जंगली भैंसों को मारा गया। एक फ्रांसीसी आगंतुक ने लिखा, आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य लुप्त हो जाएगा। इन दो सांख्यिकी आंकड़ों पर टिप्पणी करें। मूल निवासी 6 लाख इतना 1820 में और स्पेनी अमेरिका 1890 में 75 लाख। यहाँ पे कुल इतना और इतना दिया हुआ है। इसी बीच मूल निवासी पश्चिमी की ओर धकेल दिए गए। उन्हें अस्थायी तौर पर अपनी जमीन दे दी गई, लेकिन अक्सर उन्हें उस जगह से बेदखल होना पड़ता जब उनकी जमीन के अंदर सीसा, सोना या तेल जैसे खनिज होने का पता चलता। प्रायः कई समूहों को मूलतः किसी एक कब्जे वाली जमीन से साझा करने के लिए बाध्य किया जाता, जिससे उनके बीच झगड़े हो जाते। मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे। मानव शास्त्र, यह महत्वपूर्ण है कि इसी समय 1840 के दशक में उत्तरी अमेरिका में मानव शास्त्र विषय, जो कि फ्रांस में विकसित हुआ था, की शुरुआत हुई। यह शुरुआत स्थानीय आदिम समुदाय और यूरोप के सभ्य समुदायों के बीच अंतर के अध्ययन के लिए हुई थी। कुछ मानव शास्त्रियों ने यह स्थापित किया कि जिस तरह यूरोप में आदिम लोग नहीं पाए जाते, उसी तरह अमेरिकी मूल निवासी भी समाप्त हो जाएंगे। मूल निवासी का एक घर 1862 पुरातत्वविदों ने इसे पहाड़ों के बीच में ले जाकर बियोम के एक संग्रहालय में रखा है। जिन्हें रिजर्वेशन आरक्षण कहा जाता था, ये प्रायः ऐसी जमीन होती थी जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि अपनी जमीनें उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी। संयुक्त राज्य अमेरिका की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच में मेटिसो यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज से सशस्त्र विद्रोह हुए, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली। 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता सिएटल के प्रधानमंत्री का खत मिला। राष्ट्रपति ने प्रधान से एक समझौते पर दस्तखत करने के लिए कहा। समझौते के अनुसार सिएटल के लोगों की रिहाइश जमीन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार को सौंपा जाना था। प्रधान ने जवाब दिया, आप आकाश को भूमि की ऊष्मा को कैसे खरीद या बेच सकते हैं? यह ख्याल ही हम लोगों के लिए बहुत अजूबा है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी नहीं हैं, तो आप उसे खरीद कैसे सकते हैं? धरती का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पुण्य पावन है। चीड़ की चमकती हुई हर सुई, हर बालू का तट, घने जंगल और पसरा हर कोहरा, सफाई करने वाला और गुनगुनाने वाला हर कीड़ा मेरे लोगों की स्मृति और अनुभवों में पवित्र है। पेड़ों में दौड़ता हुआ रस रेडमैन की स्मृतियों का वाहक है। इसलिए वाशिंगटन में बैठा महान मुखिया ग्रेट चीफ जब यह संदेश भेजता है कि वह हमारी ज़मीन खरीदना चाहता है, तो वह हमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता है। महान मुखिया का संदेश है कि वह हमारे लिए कोई जगह मुकर्रर कर देंगे ताकि हम आराम से रह सकेंगे। वह हमारे पिता होंगे
और हम उनके बच्चे होंगे, इसलिए हम इस ज़मीन को खरीदे जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। लेकिन यह आसान न होगा, क्योंकि यह ज़मीन हमारे लिए पावन है। धाराओं और नदियों में बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं है, वह हमारे पुरखों का लहू है। अगर हम आपको ज़मीन बेच दें तो आपको यह याद रखना होगा कि वह पवित्र है, और अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह पवित्र है। और उसके तालाब के निथरे हुए पानी में दिखता हुआ भूतहा प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घटनाओं और स्मृतियों का बयान करता है। पानी की कलकल मेरे पिता की आवाज़ है। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। यह उम्मीद हमेशा से की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना 1840 से संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में सोने की कुछ चिन्हें मिली। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ, और कनाडा की रेलवे 1885 में एंड्रयू कार्नेगी ने, जो स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब अप्रवासी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामित्वों में से एक था, कहा, पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं, नए गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहे हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की एक खास समय होने के पीछे एक कारण यह भी था कि छोटे खेतिहर बड़े किसानों के हाथों अपनी जमीन से वंचित होकर कारखानों की नौकरी की ओर मुड़ रहे थे। उत्तरी अमेरिका में उद्योग कई अलग तरह के कारणों से विकसित हुए। रेलवे के साथ सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों को परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके, और ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिसमें बड़े पैमाने पर खेती को आसान बनाया जा सके। संयुक्त राज्य और कनाडा दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ी। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र अविकसित अवस्था में था। 1890 तक वह दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया जाते लोग कैमरा चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। बड़े पैमाने पर खेती का विस्तार हुआ, बड़े बड़े इलाके साफ किए गए और खेतों के रूप में उनके टुकड़े किए गए। 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका था, और इस तरह शिकार वाली वह जीवनचर्या भी समाप्त हो गई जिससे मूल बासिंदे सदियों से जीते आ रहे थे। 1892 के संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच क्षेत्र राज्यों में विभाजित किए जा चुका था। अब कोई फ्रंटियर नहीं रहा, जो कई दशकों से तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता रहा था। कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश बसा रहा था। वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। संवैधानिक अधिकार। ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अप्रवासियों का स्वागत, रंगीन छपाई 1909 में। नीचे पेड़ी एवं पशु फार्म, जो गरीब यूरोपीय अप्रवासी का सपना होता था। कैमरा चित्र यहाँ पे ये पेड़ी को दर्शाया गया। आबादकारों ने 1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना की जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई, वही पुरानी दुनिया की राजाशाही अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। उसके लिए यह भी अहम था कि उसके संविधान के व्यक्तित्व संपत्ति का अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं थी। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार, राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट का अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों ही सिर्फ गोरे लोगों के लिए। एक कनाडाई मूल निवासी डैनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया। इसके आधार पर उसने दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों को लंबे लोकतंत्र मुखी आंदोलन के बीज बोए हैं।
वी और नॉट सेवरेज पृष्ठ इतना है 33। महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने 1883 में अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवादी यूटोपिया के रूप में देखा। सीमाहीन प्रकृति और स्थानीय जिसके अनुरूप अपने को ढालती है, मुनाफे के सीमाहीन चाहता है। बस्तियात एंड कैरे गुदरी से बदलाव की लहर। 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने मूल निवासियों के लिए कुछ बेहतरीन होना शुरू हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली बड़ी आर्थिक मंदी के कुछ साल पहले 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरीअल्म ने निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, दी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं को दरिद्रता का बड़ा ही दारुण चित्र प्रस्तुत किया गया है। गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से रोका जाता था और साथ ही साथ अमेरिका के लिए लाभों से वंचित रखा जाता था। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए युगांतकारी कानून को जन्म दिया। 1934 में इंडियन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन के मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। 1950 से 1960 के दशकों में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारें मूल बासिंदों के लिए किए गए प्रावधानों को खत्म करने की उम्मीद पर विचार किया कि इससे वे मुख्य धारा में शामिल होंगे, अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे, लेकिन मूल बासिंदे ऐसा नहीं करना चाहते थे। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स के इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। कुछ ऐसी ही चीज़ें कनाडा में भी हुई। 1969 में सरकार ने घोषणा की कि वह आदिवासी सरकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन और वाद विवादों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृति मिलने तक यह सवाल हल नहीं हो पाया, परंतु इन अधिकारों की बारीकियों के बारे में बहुत से फैसले बाकी है। पर अब यह बहुत साफ है कि दोनों मुल्कों के मूल निवासियों ने 18वीं शताब्दी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने, अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की है और ख़ास तौर से कनाडा में अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार की भी दावेदारी की है। ऐसी दावेदारी 1880 के दशक में उनके पुरखे नहीं कर सकते थे। क्रियाकलाप। अमेरिकी इतिहासकार हॉवर्ड एस पॉडेक ने इस कथन पर टिप्पणी कर अमेरिकी क्रांति का जो प्रभाव गोरे आबादकारों के लिए था, उसने ठीक विपरीत मूल निवासियों के लिए था। फैलाव सिकुड़न बन गया, लोकतांत्रिक तानाशाही बन गया, संपन्नता विपिनता बन गई और मुक्ति कैद बन गई। ब्रिटिश राज के अधीन भारतीय मनमाने ढंग से इस पर कर लगाए, उन्होंने बराबर नहीं माना गया। तर्क यह दिया गया कि अभी प्रतिनिधित्व की सरकार की जिम्मेदारी के लिए तैयार हो गई। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, इन्हें नागरिक के रूप में देखा गया, असमान माना गया। तर्क यह दिया गया कि ये पिछड़े हुए आदिमानव है जिनकी कोई स्थानबद्ध कृषि नहीं थी, भविष्य में के बारे में ज़्यादा सोचते थे, न बचत करते थे, उनके पास शहर नहीं थे। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के दास व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित बराबर नहीं माना गया। तर्क दास प्रथा उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। काले लोग निकृष्ट है। ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया भी मानव निवास का इतिहास लंबा है। शुरुआती मनुष्य का आदि मानव, जिन्होंने एबोरिजिनी कहते हैं, यह नई भिन्न समाजों के लिए प्रयुक्त एक सामान्य नाम है। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आने शुरू हुए, संभवतः उनसे भी पहले। वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भूसेतु जुड़े न्यू गिनी से आए थे। मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि हमेशा से यहीं थे। बीती
सदियां स्वप्न काल कही जाती थी। इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो जाता था। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों ने 350 से 750 तक समुदाय के हर समुदाय को अपनी भाषा, इसमें से 200 भाषाएं आज बोली जाती हैं। देसी लोगों का एक और विशाल समूह उत्तर में रहता है। इसे टॉरस स्ट्रेट टापुवासी कहते हैं। एबोरिजिनी शब्द इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यह माना जाता है कि वे कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के हैं। 2005 में कुल मिलाकर वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई है और आज भी वहाँ के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ बसे हैं, जहाँ 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुँचे थे। क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुभूमि, यूरोपियों का ऑस्ट्रेलिया पहुंचना। 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। 1642 में तस्मान का टापू पर पहुंचना। बाद में टापू का नाम तस्मानिया रखा गया। 1770 में जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी पहुंचता है, जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई। सिडनी की स्थापना हुई। ऑस्ट्रेलिया का ये चित्र है। हिंद महासागर, डार्विन, ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, कैनबेरा, मेलबोर्न, तस्मानिया, एडिलेड, दक्षिण महासागर, पर्थ, न्यूजीलैंड यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय आबादकारों के मूल निवासी और ज़मीन के बीच आपसी रिश्तों का किस्सा उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के किस्सों के कई बिंदुओं पर मिलता जुलता है। हालांकि इसकी शुरुआत 300 साल बाद हुई। मूल निवासियों के साथ हुई मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उसके जत्थे के आरंभिक ब्यौरे मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहारों के बारे में उत्साहपूर्ण है। लेकिन जब एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी हवाई में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तब ब्रिटिशों का रवैया पूरी तरह से उलट गया, जैसे कि प्रायः होता आया है। इस तरह एक घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बाद में दूसरे के खिलाफ किए गए हिंसक व्यवहार का औचित्य साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई। सिडनी के इलाकों का एक वर्णन 1790 की ये वर्णन है। ब्रिटिशों की उपस्थिति में आदिवासियों के उत्पादन को नाटकीय ढंग से अस्त व्यस्त कर दिया। हजारों भूखे मूर्खों के आने से, जिनके पीछे सैकड़ों आया, स्थानीय खाद्य संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा, तो दारूक लोगों ने इन सब के बारे में क्या सोचा होगा। उनके लिए पवित्र स्थान इतने बड़े पैमाने पर विनाश और जमीन के प्रति विचित्र हिंसक बर्ताव समझ से परे था। ये नावगंतुक बिना वजह पेड़ों को काटते जाते। यह बिना वजह इसलिए जाना पड़ता कि उन्हें न डोंगी बनानी थी, न जंगली शहद इकट्ठा करना था, और न ही जानवर पकड़ने थे। पत्थरों को हटाकर उनका चट्टा लगा दिया गया। मिट्टी खोदकर उसे आकार देकर पक्का दिया गया। जमीन में गड्ढे बना दिए गए। बहुत भारी भरकम इमारतें तैयार कर दी गई। पहले उन्होंने इस सफाई की तुलना किसी पवित्र अनुष्ठात्मक भूमि के निर्माण से होगी। संभवतः उन्होंने सोचा कि एक विशाल कर्मकांड जलसा होने जा रहा है और यह खतरनाक धंधा होगा, जिससे उसे पूरी तरह दूर रहना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके बाद दारूक उन बस्तियों से बच कर रहने लगे और राजकीय अपहरण ही उसे वापस लाने का एकमात्र तरीका था। यूरोपीय लोगों के आवागमन को सभी मूल बासिंदों ने खतरे की तरह नहीं देखा। वह यह अनुमान नहीं लगा पाए कि 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान कीटाणुओं के असर से अपनी जमीन खोने के चलते आबादकारों के साथ हुई लड़ाइयों में लगभग 90% मूल बासिंदों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ब्राज़ील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब जाकर बंद किया गया जब उनके हिंसक बर्ताव में मूल निवासियों को प्रतिहिंसा का उतारू कर दिया। ब्रिटिशों ने स्वतंत्र होने की अमेरिकी उपनिवेशों में यही तरीका अपनाया और फिर से ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रखा। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर शुरुआती आबादकार इंग्लैंड में निर्वासित होकर आए और उनके कारावास पूरा होने के ब्रिटेन वापस न लौटने की शर्त पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाज़त दी गई। अपने क्षेत्र में इतने भिन्न इस इलाके में किसी भी तरह के सहारे के बगैर जीवन यापन करने के लिए उन्होंने खेती के लिए ली गई जमीन के मूल निवासियों के लिए निकाल बाहर करने की झिझक नहीं दिखलाई।
ऑस्ट्रेलिया का विकास 1850 में ऑस्ट्रेलिया बस्तियों का स्वशासन का अधिकार, 1851 में चीनी कुलीन का अप्रवास, 1855 में कानून बनाकर इसे रोका गया, 1851 में गोल्ड रश 61 तक, 1901 में 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलिया संघ का निर्माण, 1911 में कैनबेरा राजधानी बनाई गई, 1848 में 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए। यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना भिन्नतापूर्ण नहीं था। भेड़ों के विशाल फार्म और खाने उनके पश्चात मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बाग और गेहूं की खेती एक लंबी अवधि में काफ़ी परिश्रम में विकसित हो पाई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियाद तैयार की। जब राज्यों को मिलाया गया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनने की योजना चल रही थी, तब उसके लिए वुलविट गोल्ड नाम का सुझाव दिया गया। अंततः उसका नाम कैनबेरा रखा गया, जो एक स्थानीय शब्द कैनबरा से बना हुआ जिसका अर्थ है सभा स्थल। कुछ मूल निवासी ऐसे सख्त हालात में खेतों में काम करते थे, उनका दास प्रथा से अंतर बहुत कम था। बाद में चीनी अप्रवासियों ने सस्ता श्रम मुहैया कराया, जैसा कि कैलिफोर्निया में हुआ था। लेकिन गैर गोरों पर बढ़ती हुई निर्भरता से जन्मी घबराहट के चलते दोनों देशों की सरकारों ने चीनी अप्रवासियों को प्रतिबंध कर दिया। 1974 तक लोगों के मन में यह भय कर गया था कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के गहरी रंगत वाले लोग बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। इसलिए गैर गोरों को बाहर रखने के लिए सरकार ने एक नीति अपनाई थी। 1911 में घोषणा हुई कि नई दिल्ली और कैनबेरा को क्रमशः ब्रिटिश सरकार और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल की राजधानी बनाया जाएगा। उस समय में इन देशों के मूल निवासियों की राजनीतिक स्थिरता की तुलना कीजिए और उनकी विषमता को रेखांकित कीजिए। बदलाव का लहर 1968 में एक मानवशास्त्री W.E.H. स्टेनर ने एक व्याख्यान से लोगों ने बिजली की तरंग सी दोहराई। व्याख्यान का शीर्षक है दी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी। इतिहासकारों की मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी। 1970 के दशक में उत्तरी अमेरिका की तरह ही यहाँ भी मूल निवासियों को एक नए रूप में समझने की चाहत जग चुकी थी। उन्हें मानवशास्त्रीय जिज्ञासा के रूप में नहीं, बल्कि विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धति के रूप में समझना था। उन्हें ऐसे समुदायों के रूप में समझना था जिसके पास अपनी कथाओं और कपड़ासाजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प के कौशल का विशाल भंडार था, और वह भंडार सराहनीय, आदर, अभिलेख के योग्य था। इन सबकी तह में वह जरूरी सवाल था जिसे आगे चलकर हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक व्हाट वरंट दी टोल्ड में हमें बताया नहीं गया में सामने रखा। इस किताब में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन की उस ढेर सारे भर्त्सना की गई जिसे कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद मूल निवासी संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभागों में स्थापना हुई। कला दीर्घाओं, आर्ट गैलरीज में देसी कलाओं की दीर्घाएं शामिल की गई। देसी संस्कृति को समझने वाला कल्पनाशील तरीके से सज्जित कमरों के लिए संग्रहालयों में जगह बनाई गई और मूल निवासियों ने अपने जीवन इतिहास से लिखना शुरू किया। यह सब एक अद्भुत प्रयास था। यह प्रयास समय रहते शुरू हो गया। अगर मूल निवासियों की संस्कृतियों की अनदेखी बदस्तूर जाती रही तो इस समय उनका काफ़ी कुछ विस्मृति की गर्त में जा चुका था। 1974 में संस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक नीति रही है, जिसके मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोप तथा अमेरिका के अप्रवासियों की भांति भांति की संस्कृतियों का समान आदर दिया। विदीर्ण हृदय वाली मेरी बहन कैथी, मैं नहीं जानता कि कागज का छाल पर लिखी तुम्हारे सपनों में समय के हर्ष विषादमय कहानियों के लिए मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। तुम गहरी रंगत वाले उन बच्चों में से एक थी जिनके साथ खेलने से मुझे इजाज़त न थी। नदी तट पर अपना खेमा गाड़ने वाले गलत रंग के लोग, मैं तुम्हें गोरा न बना सकी, इसलिए काफ़ी देर से मैं तुम्हें मिली। काफ़ी देर शुरुआत हुई जानने के लिए उसने मुझे नहीं बताया कि जिस ज़मीन पर मैं इतना प्यार करती हूँ वह तुम्हारे ही हाथों
छीनी गई है। 2 स्वप्न उडगेरो नुकुल। ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जूडिन राइट ने ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के अधिकारों के लिए जोरदार आवाज़ बुलंद की। उसने गोरे और मूल निवासियों को अलग-अलग रखने से होने वाले कई नुकसानों को लेकर अत्यंत प्रभावशाली कविताएं लिखी हैं। 1970 के दशक से जब संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठक में मानवाधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगा, ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया। सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती आई है। इसका मतलब है जो किसी की नहीं है। इसके अलावा वहाँ अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए मिश्रित रक्त वाले मूल निवासी यूरोपीय बच्चों को एक लंबा और यंत्रणापूर्ण इतिहास भी है। इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलनों के कारण तहकीकातें शुरू हुई और 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। एक, इस बात को मान्यता देना कि मूल निवासियों की ज़मीन के साथ जो कि उसके लिए पवित्र है, मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा और इसका आदर किया जाना चाहिए। 2, पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, लेकिन गोरों और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। 1974 गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति का खात्मा, एशियाई अप्रवासियों को प्रवेश की इजाज़त। 1942 में ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट द्वारा माबो केस में टेरा न्यूलियस की कानूनी अवैधता की घोषणा और 1770 के पहले ज़मीन पर मूल निवासियों के दावों की मान्यता। 1995 में आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट टापुवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच। 1990 से 1820 से 1970 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों को माफीनामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस और नेशनल सॉरी डे 26 मई को मनाया गया।